हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। फर्स्ट ईयर के सभी छात्रों को एक बार फिर से मैं शुभकामनाएं देता हूं और आपका सभी का इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। छात्रों, पिछले कुछ वीडियोस से हमने मानव भूगोल का सामान्य परिचय, उसकी परिभाषा, विषय क्षेत्र, उसका प्रकृति, नेचर कैसा है ना, और इसका अन्य विज्ञानों के साथ क्या संबंध है, इस बारे में हम पढ़ते आए हैं। आज एक हम नया टॉपिक ले रहे हैं जिसका नाम है कुछ विचारधाराएं, कुछ संकल्पनाएं जो किसी क्षेत्र में रहने वाले मानव और उसका उस वातावरण के साथ क्या संबंध है उसको दर्शाती हैं। और इन विचारधाराओं को हम निश्चयवाद, संभववाद और नव निश्चयवाद के नाम से जानते हैं। जो निश्चयवाद की विचारधारा है उसका परिपोषण जर्मनी के विद्वानों द्वारा किया गया, इसलिए वो जर्मन विचारधारा के नाम से जानी जाती है। जबकि फ्रांस में संभववाद का पोषण हुआ, इसलिए संभववादी विचारधारा फ्रांसीसी विचारधारा के नाम से जानी जाती है। निश्चय और संभव दोनों के बीच का जो पहलू है वो नव निश्चयवाद है। तो हम पहले तो ये समझते हैं कि वास्तव में ये क्या है। शुरुआत हम करते हैं निश्चयवाद से। मानव सभ्यता के शुरुआती समय में प्रौद्योगिकी अल्प विकसित थी, अर्थात प्रौद्योगिकी का इतना विकास नहीं हुआ था और मानवीय क्रियाकलापों पर प्राकृतिक वातावरण के तत्वों का प्रभाव अधिक था। प्राकृतिक शक्तियाँ मानवीय क्रियाओं का मार्गदर्शन करती थी और मानव प्रकृति की आज्ञा का पालन करता था। मतलब मानव धरती पर जो भी काम करता था वो प्रकृति के निर्देश के अनुसार ही करता था। मानव पूरी तरह से वातावरण की शक्तियों द्वारा नियंत्रित था। इस प्रकार ऐसी दशाएं जिसमें मानव की अपेक्षा वातावरण की शक्तियां अधिक प्रबल हों उसे पर्यावरण निश्चयवाद के नाम से जाना जाता है। यह मानव भूगोल की जर्मन विचारधारा, मैंने पहले ही बताया था आपको कि ये जर्मनी में फलीभूत हुई, इसलिए इसको जर्मन विचारधारा कहा गया है। जर्मनी के विद्वान प्राकृतिक वातावरण की शक्तियों को अधिक महत्व देते थे। मानव की संपूर्ण क्रियाओं जैसे रहन सहन, खान पान, वेशभूषा, जीवन निर्वाह आदि पर वातावरण के विभिन्न कारकों का प्रभाव पड़ता है। मानव चारों ओर से वातावरण से घिरा हुआ है और मानव वातावरण के प्रभाव पूरी तरह समाप्त नहीं कर सकता है। इसलिए यह विचारधारा वातावरण निश्चयवाद के नाम से जानी जाती है। जर्मन विद्वानों में इमैनुअल कांट, हम्बोल्ट, कार्ल रिटर, रेटजेल, कुमारी सैंपोल आदि ने इस विचारधारा के संबंध में अपने अपने विचार प्रकट किए और अपना समर्थन दिया। जर्मनी के फ्रेडरिक रेटजेल, जो मानव भूगोल के जन्मदाता कहलाते हैं, इन्होंने मानव वातावरण के आपसी संबंधों में वातावरण को अधिक प्रभावशाली बताया और विश्व के विभिन्न प्रदेशों के मानवों के रहन सहन, आर्थिक स्तर, औद्योगिक विकास, सामाजिक और सांस्कृतिक विकास आदि को वहाँ के वातावरण की देन बताया और इसीलिए वे वातावरण निश्चयवाद के प्रतिपादक कहलाते हैं। तो अभी तक जो हमने एक पेज यहाँ पढ़ा है, इसकी सामान्य बात तो इसमें ये बताई गई है कि मानव और प्रकृति दोनों में प्रकृति को अधिक महत्व दिया गया, मानव को कम महत्व प्रदान किया गया। दूसरी बात, प्रकृति सब कुछ निर्धारित करती है और उसकी दिशाओं के, उसके निर्देशों के अनुसार ही मानव अपने क्रियाकलाप करता है। तो जहाँ प्रकृति अनुमति नहीं देती है वहाँ मानव कुछ भी करने में असमर्थ है। तो इस विचारधारा के जो सबसे बड़े समर्थक थे वो जर्मन विद्वान थे और उनमें से रेटजेल सबसे महत्वपूर्ण विद्वान थे, जिन्हें निश्चयवादी विचारधारा का जन्मदाता भी माना जाता है। रेटजेल की ही एक शिष्या थी जो कुमारी सैंपोल के नाम से जानी जाती है, वो इसकी कट्टर समर्थक कहलाती है। आगे जब हम और चैप्टर पढ़ेंगे तब इनके द्वारा जो भी कोटेशन कहे गए हैं इन विचारधाराओं के बारे में, हम उनके बारे में भी बात करेंगे। पहले हम इन विचारधाराओं का सामान्य परिचय समझ लेते हैं। तो छात्रों, ये तो था निश्चयवाद।
अब आपको सिंपल अर्थ तो समझ में आ गया। निश्चयवाद का मतलब होता है वातावरण अधिक महत्वपूर्ण है, मानव उसके मुकाबले में कम महत्व रखता है। ठीक है। अब दूसरी बात है संभववाद। निश्चयवाद की बिल्कुल विपरीत, जिसमें ये माना गया है कि मानव अधिक महत्वपूर्ण है और प्रकृति का महत्व कम है। ठीक है। तो निश्चयवादी और संभववादी दोनों एक दूसरे के विपरीत विचार रखते हैं। अब संभववाद क्या है, हम इसको देखते हैं। सामाजिक और सांस्कृतिक विकास के साथ साथ प्रौद्योगिकी का विकास होने से मानव अभाव की अवस्था से स्वतंत्रता की अवस्था की ओर अग्रसर होने लगा। मानव प्रकृति द्वारा प्रदत्त संसाधनों का अधिक बुद्धिमत्ता से प्रयोग करने लगा। मानव के क्रियाकलापों की छाप सर्वत्र दिखाई देती है, अर्थात मानव जो भी काम करता है वो अपनी छाप छोड़ देता है। जैसे मानव ने धरती पर अपने रहने के लिए, अपने निवास के लिए अपने अनुसार मकान बनाए, घर बनाए, अपने आने जाने के लिए उसने यातायात के विभिन्न मार्गों का विकास किया। उन मार्गों पर स्वयं के और माल के लाने ले जाने हेतु विभिन्न साधनों का इस्तेमाल किया, उनका आविष्कार किया और कई विपरीत परिस्थितियों में भी अपने अनुसार उस माहौल को बनाने का प्रयास किया। मानव ने खेत बनाए, नगरों का विकास किया, सड़कें, रेल, खान खोदकर हम खनिज प्राप्त करते हैं, जलमार्ग, बंदरगाह, वायुमार्ग और उपग्रह प्रणाली आदि कई तरह के आविष्कार किए, विकास किए। मानव की प्रकृति पर ये सभी जीत के उदाहरण हैं। अर्थात मानव ने विषम परिस्थितियों को भी अपने अनुकूल ढालकर अपने अनुसार बनाने का प्रयास किया और मानव ये सब अपनी विवेकशीलता, अपनी बुद्धिमत्ता के प्रयोग से करता है। ऐसी परिस्थिति जिसमें मानव विकास की संभावनाएं दिखाई देती हैं, संभववाद के नाम से जानी जाती है। अर्थात हर ओर संभावनाएं हैं, मानव जहाँ चाहे जैसा चाहे वैसा प्रकृति से लाभ प्राप्त कर सकता है, अपने अनुसार ढाल सकता है। मानव प्रकृति द्वारा दिए गए अवसरों का लाभ उठाता है। जैसे मैं आपको इसका एक उदाहरण देता हूँ। मानव ने भूमि प्रदान की, मिट्टी प्रदान की और जल प्रदान की। अब मानव क्या करता है, उस प्रकृति से प्राप्त मिट्टी, भूमि और जल से खेती कर लेता है, अनाज का उत्पादन कर लेता है। मानव ने प्रकृति ने धरातल के गर्भ में कई तरह के महत्वपूर्ण खनिजों को दबा रखा है और उन्हीं खनिजों को मानव ने अपने बुद्धि से प्राप्त किया और अपने अनुसार विकास के कार्यों में लगाया। तो इस तरह से मानव प्रकृति द्वारा दिए गए अवसरों का लाभ उठाता है और अपनी क्रियाओं की छाप पर्यावरण पर छोड़ता है। प्रौद्योगिकी के विकास के कारण मानव ने हवा में उड़ने, सागर की गहराई तक जाने, वनों को साफ कर कृषि भूमि में परिवर्तन, पर्वतों को पर्यटन के लिए प्रयुक्त करना, प्रतिकूल दशाओं वाले ध्रुवीय क्षेत्रों तक पहुंचने की क्षमता का विकास और प्राकृतिक प्रकोप आदि का सामना करने में सक्षमता प्राप्त की। तो इतनी विपरीत परिस्थितियों में भी मानव ने विकास किया। संभववाद मानव भूगोल की एक फ्रांसीसी विचारधारा है। फ्रांसीसी विद्वान मानव द्वारा चयन की स्वतंत्रता पर बल देते हैं। इन्होंने मानव को अधिक शक्तिशाली मानते हुए यह बताया कि मानव अपनी आवश्यकताओं, रुचियों, शक्तियों के दम पर वातावरण के विभिन्न कारकों को अपने अनुसार परिवर्तित कर लेता है। इसी विचारधारा को संभववाद कहा गया। संभववादी विचारधारा के विकास में सबसे अधिक योगदान विडाल डी ला ब्लाश नामक विद्वान का रहा, इसीलिए वे संभववाद के जन्मदाता कहलाते हैं। हालांकि संभववाद शब्द का प्रयोग सबसे पहले लूसियन फेब्रे नामक फ्रांसीसी विद्वान ने किया था। ब्लाश, ब्रूंश, फेब्रे और डिमांजिया जैसे कई विद्वान थे जिन्होंने संभववाद के समर्थन में अपने विचार व्यक्त किए। तो ये जो विचारधारा थी ये बिल्कुल निश्चयवादी विचारधारा के विपरीत विचारधारा थी और इसका प्रतिपोषण फ्रांस में हुआ, इसलिए फ्रांसीसी
विचारधारा के नाम से जानी जाती है और इसका मूल यह है कि यह मानव को महत्व देती है और ये बताती है कि मानव वातावरण में अपने अनुसार परिवर्तन करता है और अनुकूलन करता है। अब तीसरी जो विचारधारा है वो नव निश्चयवादी विचारधारा है। अब ये क्या है? यह निश्चयवाद और संभववाद दोनों की चरम सीमाओं के मध्य की विचारधारा है। अर्थात ना तो ये प्रकृति को महत्व देती है और ना ही मानव को महत्व देती है। इसे आधुनिक निश्चयवाद या वैज्ञानिक निश्चयवाद भी कहा जाता है। ग्रिफिथ टेलर नामक विद्वान ने निश्चयवाद को रुको और जाओ निश्चयवाद का नाम दिया। क्या नाम दिया इन्होंने? ये रुको और जाओ निश्चयवादी विचारधारा के नाम से जानी जाती है। इस संकल्पना को निश्चयवाद और संभववाद की संकल्पनाओं के मध्य एक समझौते के रूप में प्रस्तुत किया है, क्योंकि मानव और प्रकृति दोनों के संयुक्त प्रयासों के बिना विकास संभव नहीं है। अर्थात ना तो मानव कम महत्व रखता है और ना ही प्रकृति का महत्व रखती है। दोनों एक दूसरे के सहयोग से ही विकास कर सकते हैं। अगर एक का दूसरे को सहयोग नहीं मिला, जैसे प्रकृति ने कई भंडार दिए हैं लेकिन उसका उपयोग करने वाला मानव ही नहीं होगा, तो विकास कैसे होगा? और यदि मानव अपनी बुद्धि का चाहे कितना उपयोग कर ले लेकिन प्रकृति हमें संसाधन ही ना दे तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। तो इस तरह से दोनों को समान महत्व देना आवश्यक है। यद्यपि प्रकृति ने मानव को विकास के लिए अनेक अवसर प्रदान किए हैं, फिर भी उसने इसकी एक अंतिम सीमा भी निर्धारित की है और इस सीमा को पार करके उसे लौटने का अवसर नहीं मिलता है। ग्रिफिथ टेलर ने नवनिश्चयवाद का दर्शन प्रस्तुत करते हुए यह कहा कि भूगोलवेत्ता का मुख्य कार्य एक सलाहकार का है, ना कि प्रकृति की योजनाओं की व्याख्या करने का है। टेलर ने प्रकृति के प्रभाव को भी स्वीकार किया और साथ ही यह भी तर्क दिया कि मानव अपनी क्षमता द्वारा अपनी आवश्यकताओं के अनुसार प्रकृति का उपयोग भी कर सकता है। निश्चयवाद की संकल्पना से स्पष्ट है कि यह ना तो नितांत आवश्यकता की स्थिति है अर्थात निश्चयवाद, और ना ही नितांत स्वतंत्रता की दशा है अर्थात संभववाद। इसका मतलब ये निश्चय और दोनों के मध्य की अवस्था है। प्रकृति के नियमों का पालन करके ही उस पर विजय पाई जा सकती है। अर्थात मानव प्रकृति द्वारा निर्धारित सीमाओं में रहकर पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना विकास कर सकता है। डॉक्टर तैथम नामक विद्वान ने इसे क्रियात्मक संभववाद का नाम दिया है। निश्चयवादी विचारकों में हंटिंगटन, कार्ल सावर, हर्बर्टसन आदि विद्वान प्रमुख थे। तो छात्रों, ये तीनों प्रमुख विचारधाराएं निश्चयवाद अर्थात प्रकृति को महत्व देना, संभववाद जिसमें मानव को सर्वोपरि माना गया, और नव निश्चयवादी न तो मानव को सर्वोपरि मानते हैं ना ही प्रकृति को सर्वोपरि मानते हैं। ये मानते हैं कि दोनों के सम्मिलित प्रयासों से दोनों को समान अवसर मिलना चाहिए, दोनों को समान महत्व प्रदान किया जाना चाहिए। ये नव निश्चयवादों विचारधाराओं का मानना है। तो ये आज का टॉपिक था। इस पर और डिटेल हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।